हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इंडियन कस्टम इन्फो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि पिछले साल हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ा जिसका सामना हम में से किसी ने भी इससे पहले कभी नहीं किया था। हालांकि इसमें हमें बहुत कुछ चीज़ों को सीखने को भी मिला। हमारे बहुत सारे चीज़ें मतलब कि जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है इस काल में, मतलब कोरोना काल में। उसमें से एक चीज़ है जो इम्प्लीमेंट हुई है, जो कि कस्टम क्लियरेंस में है, जिसके ऊपर मुझे पीछे कुछ कमेंट्स भी आए थे। लोग पूछ रहे थे और इसके बारे में कुछ बताएं ये क्या होता है। उसमें से एक चीज़ ये है दोस्तों, फेसलेस असेसमेंट, जो कि आपको थंबनेल से पहले ही पता चल चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फेसलेस असेसमेंट होता क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ और कितने स्टेप में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन चूज करें, जिससे कि आगे मैं जब भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर मैंने फेसलेस असेसमेंट के बारे में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स को एक्सप्लेन किया है। हालांकि इस पोस्ट को मैंने दिसंबर में ही पब्लिश कर दिया था। जो लोग मेरे वेबसाइट के रेगुलर रीडर्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में पहले ही पता होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया था। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो, या कोई बंदा जो मेरी इस लैंग्वेज को मतलब हिंदी को नहीं समझ पा रहे, हो सकता है कोई साउथ इंडिया से हो सकता है कि उनको मेरी जो लैंग्वेज है यानी कि हिंदी समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो इस आर्टिकल को पढ़ के फेसलेस असेसमेंट क्या होता है ये समझ सकते हैं। हालांकि आप लोगों के लिए भी कुछ है इस आर्टिकल के अंदर जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि फेसलेस असेसमेंट होता क्या है। जिस तरीके से इसका नाम है फेसलेस असेसमेंट, तो उसी तरीके से ये काम करता है। मतलब आपकी जो भी बिल ऑफ एंट्री, मैं इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हालांकि इंपोर्ट में ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है हमें, तो इसलिए मैं इंपोर्ट की बात को लेके अभी आगे बढ़ रहा हूँ। जो फेसलेस असेसमेंट होती है, फॉर एग्जांपल के लिए बिल ऑफ एंट्रीज जब हम फाइल करते हैं, तो बिल ऑफ एंट्री जब हमारा फाइल होता है तो नॉर्मली एक अप्राइजर जो ऑफिसर होता है उसके स्क्रीन पे जाता है असेसमेंट के लिए। नॉर्मल केसेस पे वो वही अप्राइजर होता है जो कि उस लोकल पोर्ट का होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप आईजीआई एयरपोर्ट के बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो, तो आईजीआई एयरपोर्ट का ही कोई अप्राइजर जो उस ग्रुप का होगा, जो कि जैसे ग्रुप 2B 2A ग्रुप 6 3 4 6 जो भी ग्रुप का होगा, वही अप्राइजर आपकी उस बिल ऑफ एंट्री को एसेस करेगा। उसके बाद वो बिल ऑफ एंट्री आपके एसी के स्क्रीन पे जाएगा, एसी उसको एसेस करेगा। देन आफ्टर आपकी बिल ऑफ एंट्री की प्रिंट रेडी होती है, और उसी प्रिंट के बाद ही अपना जो भी ड्यूटी पेमेंट करना और एग्जामिनेशन और फर्दर जो भी प्रोसेस होती है वो उसके बाद ही होता है। तो फेसलेस असेसमेंट के आने से क्या हुआ कि जो बिल ऑफ एंट्रीज आप फाइल करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए आईजीआई एयरपोर्ट की बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, तो जरूरी नहीं है कि वो आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर ही उसका असेसमेंट हो सकता है वो नवाशवा चला जाए, या चेन्नई चला जाए, या बेंगलुरु चला जाए। मतलब ऑल ओवर इंडिया में किसी भी पोर्ट के अप्राइजर के पास वो बिल ऑफ एंट्री असेसमेंट के लिए जा सकता है। और हो सकता है उस अप्राइजर ने असेस कर दिया, और उसके बाद जिस एसी के पास जाएगा, जरूरी नहीं कि वो एसी उसी पोर्ट का हो सकता है बैंगलोर के अप्राइजर ने असेस करा और वो आया चेन्नई के एसी के पास असेसमेंट के लिए। तो ये चीज जो फेसलेस में ऐसे ही होता है, मतलब कि आपकी बिल ऑफ एंट्री सेम लोकल पोर्ट में ना जाते हुए किसी अदर पोर्ट के ऑफिसर के पास असेसमेंट के लिए चला जाता है। इसी को फेसलेस असेसमेंट कहते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के फायदे क्या है? इसको इम्प्लीमेंट करने की जो सबसे बढ़िया फायदा ये है कि करप्शन को रिड्यूस करता है ये। मतलब कि दोस्तों, हालांकि हर किसी को ही पता है,
जो भी लोकल पोर्ट पे फॉर एग्जांपल के लिए हम पेल ऑफ एंट्रीज फाइल करते हैं, तो कुछ शिपमेंट है जो होती है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी शिपमेंट होती है, चाहे 2 टन 3 टन 4 टन, तो इस शिपमेंट की जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो ऑफिसर्स अननेसेसरी के क्वारीज डालते हैं उसके अंदर। वो इसलिए डालते हैं ताकि हम ऑफिसर से जाके मिले या कुछ भी जो भी उनको कुछ ऑफर करे, तो वो आराम से जो है बिल ऑफ एंट्री को एसेस करके प्रिंट रेडी करके निकाल देता है। तो इस तरह की चीज़ें फेसलेस में नहीं होगी, क्योंकि आप उस ऑफिसर के सामने जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप दिल्ली से फाइल कर रहे हो सकता है वो नवाशवा या मुंबई किसी अदर पोर्ट में एसेस हो रहा है, तो आप कैसे जाओगे वहाँ तक। तो इस तरह से आप जो भी इसका मतलब कि जो भी ऑफिसर का जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि जो डायरेक्ट आप जाते हो, वो अवॉइड कर सकते हो, करप्शन को रिड्यूस करता है। उसी तरीके से दोस्तों इसमें जो पेपर का जो यूसेज है वो कम होता है, क्योंकि आपके सारे ही डॉक्यूमेंट अपलोड होके उनके स्क्रीन में आ जाता है, तो आपको मैनुअल फाइल वगैरह बना के ऑफिसर के सामने जो है प्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगला जो सबसे मेन चीज़ है वो है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे अगर ऑफिसर को क्वारी लगाना है तो वो सिस्टम में अपने सामने स्क्रीन पे लगाएगा और वो चीज़ हमारे पास तक पहुँचेगी और हम भी उसका रिप्लाई उसी सिस्टम के थ्रू उनको करेंगे। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी है, ऑफिसर ने क्या सवाल पूछा, हमने क्या जवाब दिया, एकदम एक स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब इसके दोस्तों कुछ नुकसान भी है, जैसे कि कभी कभार, जैसे आपको पता है कि इंडिया में कुछ जो भी त्यौहार होते हैं वो हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे मनाया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिवाली हमारे नॉर्थ साइड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दिवाली के दिन ऑफिसर्स वगैरह छुट्टी पे होते हैं, यानी कि हमारे ऑलरेडी छुट्टी होती है दिवाली के दिन, होली के दिन वगैरह, यहाँ पे नॉर्थ साइड में छुट्टी रहती है। तो कोई भी बंदा जो साउथ साइड से बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है और उसकी बिल ऑफ एंट्री असेसमेंट के लिए नॉर्थ में आ जाता है, तो वहाँ पे उसकी डिले होगी। दिवाली ओनली नहीं, कोई भी ऐसे त्यौहार जो कि नॉर्थ साइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको हॉलीडे डिक्लेयर नहीं करा, मतलब नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं करा, बट हो सकता है स्टेट की छुट्टी हो वो, तो उस केस में वहाँ पे जिससे असेसमेंट में डिले हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर तमिलनाडु साइड या साउथ साइड में जाए, पोंगल वगैरह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर नॉर्थ साइड में लेकिन पोंगल वगैरह नहीं मनाया जाता, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर नॉर्थ में आईजे एयरपोर्ट पे बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, अगर वो चेन्नई जाए असेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे ऑफिसर अवेलेबल नहीं होगा, इस केस में आपकी वहाँ पे असेसमेंट डिले होगी। तो इस तरह की चीज़ें होती है। और एक और चीज़ होती है कि ऑफिसर अननेसेसरी के क्वायरीज इसके ऊपर राइज करते हैं, फालतू के, मतलब कि उनको कभी कभार, जैसे हर ऑफिसर हर प्रोडक्ट से फेमिलियर नहीं होता, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपके आईजे एयरपोर्ट पे रेगुलर आता है, जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट अदर पोर्ट पे भी रेगुलर आता हो, तो लेकिन जो ऑफिसर इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेस पे कर रहा है तो उसको उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती है, लेकिन जो ऑफिसर रेगुलर बेस पे उस आइटम को हैंडल नहीं कर रहा होता है, उसके स्क्रीन पे अगर वो आइटम जाएगा तो ऑब्वियसली उसके मन में डाउट्स होंगे, तो वो जो है क्वारीज राइज करेगा, जो कि हमें लगा कि अननेसेसरी के क्वारीज होती है। और जो एक और दिक्कत यहाँ पे ये आती है वो होती है वैल्यू लोडिंग, मतलब कि आपकी वैल्यू एकदम सही होगी, बट फॉर एग्जाम्पल के लिए आईजे एयरपोर्ट पे क्लियरेंस होने वाला गुड्स का रेट और एक नवाशवा पोर्ट पे क्लियरेंस होने वाला गुड्स के रेट में फ़र्क हो सकता है उसकी वैल्यूएशन में। क्योंकि जो आईजे एयरपोर्ट पे जो फ्रेट कॉस्ट लगता है वो महंगा होता है, बट वही अगर आप नवाशवा पोर्ट पे हो रही है तो वहाँ की जो फ्रेट की कॉस्ट है कम होती है, तो ऑब्वियसली उसकी गुड्स के जो वैल्यू है वो कम रहेगी उस पोर्ट में। तो आईजे एयरपोर्ट के अंदर कोई बिल ऑफ एंट्री एसेस होगी जो कि चेन्नई से फाइल किया गया है, उनकी वैल्यू तो फेयर होगी, बट यहाँ के ऑफिसर के स्क्रीन और इनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनको वो कम लगता है, तो वो उसके ऊपर वैल्यू लोड करके एसेस कर देते हैं। तो इस तरह के भी कंप्लेंट्स आए हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस सब पॉइंट्स के ऊपर जो भी डिले हो रहा है या अननेसेसरी क्वारीज है, जो वैल्यू लोडिंग है, इन सब के ऊपर भी अभी काम जारी है और इस चीज़ को काफ़ी हद तक अभी जो है रिड्यूस किया गया है, मतलब कि जो असेसमेंट में डिले हैं उसको भी रिड्यूस किया गया है और जो अननेसेसरी के क्वारीज लग रहे हैं वो भी रिड्यूस हो गया है और जो वैल्यू लोडिंग है वो भी रिड्यूस हो गया है, क्योंकि आजकल वो क्वारी ही लगा रहे हैं वैल्यू के लिए और वैल्यू एविडेंस प्रोवाइड करने के बाद वो लोग वैल्यू लोड नहीं कर रहे हैं। तो ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि इसको इम्प्लीमेंट
कब से किया गया था। तो उस चीज़ के लिए ही मैंने बोला था, अगर आप यहाँ नीचे आओगे आर्टिकल में तो यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस स्टेज में, किस तारीख को, कितने परसेंटेज के साथ किया गया था, ये आपको यहाँ पता चल जाएगा। जैसे इसकी शुरुआत हुई थी 5/6/2020 में, जो कि बेंगलुरु और चेन्नई में की गई थी 2 ग्रुप्स के साथ, ग्रुप 5 और 5A के साथ। और इनने इसको इम्प्लीमेंट करा बेंगलुरु और चेन्नई के ही बिल ऑफ एंट्रीज सेम एरियाज में, वहां उन्होंने उसको रोटेट करा, ठीक है। और उसके बाद जब उनका जो पहला स्टेप है, पहला स्टेज कंप्लीट हो गया, पहला फेज कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने उसका सेकंड फेज अगस्त से इंप्लीमेंट करा 21% ऑफ टोटल बिल ऑफ एंट्रीज को लेके। इसके अंदर इस बार इन्होंने दिल्ली और मुंबई को भी इंक्लूड कर लिया। इन दोस्तों इन स्टेज में भी बिल ऑफ एंट्रीज जो है स्टेट से बाहर नहीं जा रही थी, दिल्ली के बिल ऑफ एंट्रीज दिल्ली में ही एसेस हो रही थी। अगर आप जो भी पड़पड़गंज पोर्ट है हमारा INPPG 6 जो है, PPG पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो वो असेसमेंट के लिए IGI पे जाता है, IGI पे फाइल करते हो TKD जाता है तुगलकाबाद। तो मतलब कि ऑल ओवर यही दिल्ली NCR में ही घूम रही थी बिल ऑफ एंट्रीज, ताकि अगर किसी तरह का दिक्कत आए तो उसको इसी एरियाज के अंदर ही सॉल्व कर सके। लेकिन जब दोस्तों इसका तीसरा फेज आया, जहां पे इन्होंने 50% तक के बिल ऑफ एंट्रीज को कवर करके 15/9/2020 को इन्होंने इंप्लीमेंट करा, तो तब से बिल ऑफ एंट्रीज अदर स्टेट जाने लग गए। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट्स, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ गया, स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, साथ ही साथ ग्रुप्स का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। यहाँ पे ग्रुप 5A 5B और ग्रुप 3 भी इंक्लूड हो गया, 2G 2A ग्रुप्स वगैरह भी इंक्लूड हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1/10/2020 को उनका अगला फेस आया, जिसके अंदर उन्होंने और भी कई सारे ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर दिया और भी एरियाज इंक्लूड कर दिए। आप इस चार्ट को एक बार देख सकते हैं कि कब से इनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, और जो फाइनल स्टेप है वो था इनका 31/10/2020 को, जब 100% बिल ऑफ एंट्री को ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने घुमाना स्टार्ट कर दिया, सारे ही ग्रुप के बिल ऑफ एंट्रीज को। तो ये जो स्टेप था, इसके बाद से आपकी सारी बिल ऑफ एंट्री ऑल ओवर इंडिया में घूमने लगी। और अभी मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट हुए लगभग 3 महीने होने वाले हैं, मतलब कि कंप्लीटली होके इम्प्लीमेंट होके। और शुरुआत से, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में काम कर रहा हूँ एक CHA के साथ, तो मुझे पता है कि शुरुआत में कितनी क्वारीज लगती थी। हम 10 बिल ऑफ एंट्री फाइल करते तो 10 में से 8 में क्वारीज होती थी, और 8 में से 90% क्वारी अननेसेसरी की क्वारीज होती थी, तो हम उसका रिप्लाई करते थे। और आज के डेट में दोस्तों क्वारीज 10 बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो कभी कभार 1 में क्वारी लगती है, अदरवाइज नॉर्मली निकल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स हुए हैं और जो सिस्टम है इनका वो भी फास्ट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी और भी बेटर हो और क्लियरेंस और ज़्यादा स्मूथ हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करा वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है और इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो दोस्तों इसको अपने सोशल मीडियाज में भी इस आर्टिकल को या इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।